गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक नया चैप्टर हम आपके पास है। चैप्टर है अध्याय 3 और क्लास 10 का क्लास है। क्लास 10 मैथ का क्लास का चैप्टर 3 आज शुरू हो रहा है। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब है कि इसमें दो चर पद होंगे, यानी हम लोग क्लास 9 में एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ें, जैसे 2x प्लस 4x बराबर 9। इसमें दोनों x हैं, दोनों का दोनों क्या है, x है, यानी ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है। या कुछ और उदाहरण भी देख लेंगे हम लोग। 2x प्लस 3x प्लस 9x, इस तरह का पढ़ें। या इसका जोड़ घटाव भी पढ़े थे, 2x गुना 2x स्क्वायर, ये गुना पढ़े थे। या बहुत सारे चीज़ और जिसमें सिर्फ एक ही चर था। x का मतलब x नहीं था, मतलब अगर x है तो x ही, y है तो y ही, z है तो z ही, q है तो q ही। मतलब पूरा अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन भी था तो उसमें एक ही तरह के चर आया करते थे। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? अब हम लोग को दो चर के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। दो चर है क्या? तो x प्लस वाई बराबर 0, ये दो चर, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, जिसमें अलग अलग चर होते हैं। एक x हो सकता है, एक y हो सकता है, w प्लस जेड बराबर 0 या कुछ और। तो पहले हम लोग इस चैप्टर के भूमिका को जानेंगे। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर से कितना नंबर का सवाल पूछता है, इस चैप्टर के रूल रेगुलेशन को समझेंगे, ये चैप्टर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये समझेंगे, और फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो आज हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं और सबसे पहले चैप्टर का रूल रेगुलेशन देखते हैं। सबसे ज़रूरी बात कि हमें लग रहा है कि आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो वीडियो देखें। और इसे ये क्यों लग रहा है हमें? क्योंकि आप सभी से कहा गया था कि वीडियो जब देखें तो उसे रफ़ कॉपी में और फिर फेयर कॉपी में लिखें, और लिखने के बाद उसका PDF बना के हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर हमको आपके पास है, जिसके पास नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नंबर। लेकिन हमें अभी तक एक भी जन का PDF नहीं आया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप नहीं देख रहे हैं। अगर नहीं देख रहे हैं तो आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने लाइफ के साथ खेल कर रहे हैं। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो अभी पढ़ाया जा रहा है वो हो सकता है कि क्लास में ना पढ़ाया जाए, हो सकता है नहीं, होगा ही, क्योंकि टाइम हमारे पास रहेगा नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम है इसमें तो आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, या फिर वो यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, सॉल्यूशन जवाब दिया जाएगा। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बारीकी के साथ कोशिश कर रहे हैं बताया जाए। डाउट्स क्लियर, जो डाउट आपके मन में जो सवाल उठता है वो सवाल को भी हम यहाँ लिख बताए हैं। आपके मन में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आते वो प्रॉब्लम भी क्लियर करते जा रहे हैं। और अभी भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को पॉज कर करके देखें। और तब भी प्रॉब्लम लग रही हो तो जब क्लासेस खुलेंगी तो डाउट क्लास रखा जाएगा, या फिर फ़ोन कर सकते हैं, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो अब इतने सारी सुविधाएं हैं। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ पाएंगे तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन करके रखा है, और लॉकडाउन ज़रूरी भी है हमारे देश के लिए, क्योंकि ऐसी महामारी हम लोग कभी आज तक देखे नहीं थे। तो जब देखने मिल रहा है तो इसे लड़ने का भी हमारे पास क्षमता होना चाहिए, और लड़ने के लिए हमें घर में रहना है। और अगर घर में रहें और घर में रहते ही रहें और हम अपने पूरे काम, पूरे सभी चीज़ों को छोड़ दें, मतलब खुद अपना काम छोड़ दें। आपका काम है, इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में? हमेशा ड्यूटी फर्स्ट का नारा होना चाहिए।
सबसे पहले अपना कर्तव्य, तो आपका कर्तव्य है अभी कि आप पढ़ें। मेरा ड्यूटी था पढ़ाने का, तो क्योंकि क्लासेस नहीं चल रही है तो हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं आपको। अब आपकी मजबूरी है कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, कि आपकी क्या कमज़ोरी है वो आप पे निर्भर करता है। आदत डालिए क्लास करने का, ऑनलाइन क्लास करने का। आपके पास वीडियो कंटेंट मिल रहा है, सही तरीके से समझाया जा रहा है। अगर नहीं समझ में आता है, कुछ डाउट के होता है तो आप बोलें। कुछ फीडबैक भी देना हो कि सर ऐसे क्लास नहीं समझ में आता है या इस तरह नहीं होना चाहिए, तो वो भी आप दे सकते हैं। कुछ ज़रूरत नहीं है कि ऐसा नहीं कि सर जैसे कल जो वीडियो अपलोड किया गया था वो वीडियो उल्टा था कैमरा में सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम था, वो वीडियो उल्टा हो चुका था। फीडबैक अगर इस तरह देना हो कि सर वीडियो उल्टा आ गया है, आप बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़रूरी है। तो इस तरह के कुछ और फीडबैक देना है तो आप भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा ना देर करते हुए क्लासेस शुरू करते हैं। तो पहला चीज़ कि इस चैप्टर से हमें कितना मार्क्स मिलेगा, तो इस चैप्टर से हमें 6 मार्क्स मिलेगा। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 2 मार्क्स। 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 क्वेश्चन में हमें 6 मार्क्स मिल जाएगा। यानी ये चैप्टर अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो हमें 6 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। पहला चीज़ देखते हैं रूल में। रूल कह रहा है, पहला रूल है 2 चरों में रैखिक समीकरण। 2 चरों में रैखिक समीकरण हम लोग कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे? कह रहा है कि वह समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जहां a, b तथा c वास्तविक संख्या है और a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। यानी ये हमारा क्या है? 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। लेकिन इसके साथ क्या जरूरी चीज़ है कि a, b, c वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। वास्तविक संख्या ऑफकोर्स होगी, वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर, कोई भी नंबर होना चाहिए। और a, b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो वो समीकरण नहीं बनेगा। देखिए उदाहरण में 5x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0। इस जगह पे ये a है, ये तो x दिख रहा है, ये b है, ये c है, बराबर 0। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ तो माइनस है, यहाँ तो प्लस बोल रहा है, दिख रहा है? यहाँ तो माइनस, यहाँ तो प्लस बोल रहा है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सर आप माइनस लिख दिए हैं, ये तो गलत है। तो गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? तो यहाँ देखिए 5x प्लस माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं। इस समीकरण को ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये प्लस के रूप में आ गया। अगर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो फिर से वही बन जाएगा। तो ये हुआ पहला उदाहरण। ये क्या है? 2 चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें 2 चर है, x भी है, y भी है। दूसरा उदाहरण देखिए, इसमें भी 2 चर हैं। तीसरा उदाहरण देखिए, इसमें भी 2 चर हैं। तीसरा उदाहरण में कुछ अलग दिख रहा है हमको। क्या दिख रहा है? कि बराबर की साइड है, यहाँ 0 नहीं है। तो 0 नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें हमें 2 चीज़ मिलाना है कि a b c है या नहीं, और a b का मान 0 तो नहीं है, तो a है यहाँ, b है यहाँ और c यहाँ आ गया है। अगर इस समीकरण को लिखना हो तो 2x प्लस 0.3y माइनस 3.5 बराबर 0 हो जाएगा, बराबर की साइड आएगा तो। और इसको भी 2x प्लस 0.3y प्लस माइनस 3.5 बराबर 0 हो जाएगा। आ गया इस रूप में। तो इसका मतलब ये कि हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं वो हमारा फार्मूला पे आ रहा है या नहीं। या फिर ये नहीं होना चाहिए हड़बड़ में कि सर ये तो कह रहा है कि ax प्लस by प्लस c है,
तो नहीं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में तो नहीं आ रहा है, बीच में माइनस दे दिया है, नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कंटेंट को समझें कि आखिर कंटेंट क्या कह रहा है और क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए चौथा उदाहरण क्या दिख रहा है? चौथा उदाहरण में रूट दिया हुआ है और बीच में माइनस भी दिया हुआ है, और यहाँ हमारे पास एक चीज़ और नहीं है, सी नहीं है। अब ये आएगा कि सर ए भी, ए तो चलो मान लेते हैं, मान लिए सर कि ए 2 है, √2 है, बी भी मान लिए कि √3 है, चलिए मान लिए इसको, ये है सर, ए है ये, बी है ये, सी नहीं है सर, तो ये समीकरण नहीं होगा। नहीं, समीकरण होगा। क्यों? सी नहीं है तो ये नहीं कह रहा है कि सी का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है कि ए और बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। सी का मान तो 0 ले ही सकते हैं हम लोग, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, √2x प्लस माइनस √3y प्लस 0 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है। या फिर 0 का अस्तित्व होता ही नहीं है यहाँ, इसलिए इसे 0 नहीं लिखा गया, डायरेक्ट √2x माइनस √3y बराबर 0 लिख दिया गया। क्योंकि 0 को अगर हम लोग जोड़ घटाव करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इस प्रकार हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा कि दो चरों में रैखिक समीकरण हम लोग कैसे लिखते हैं। तो ये सारे उदाहरण हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसमें। क्या क्या है? पहला कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 अलग अलग चर होते हैं, एक्स और वाई, पहले ही बता चुके हैं, जिसे एक्स वाई के रूप में दर्शाया जाता है। कुछ और भी ले सकते हैं, पी ले सकते हैं, क्यू ले सकते हैं, लेकिन जनरली एक्स वाई लिया जाता है क्योंकि एक्स वाई का हम लोग को लिखने का आदत भी पड़ जाता है। इस दूसरा क्या कह रहा है? इस समीकरण को हमेशा चर पदों के घात, इस समीकरण में हमेशा चर पदों का घात 1 होता है। मतलब पावर, इसका पावर जो है वो हमेशा कितना? 1 होता है। 1 होने का मतलब कि पावर इसका स्क्वायर, क्यू या कुछ और नहीं होता है। जैसे ये मान के चलें कि 2x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0, ये नहीं हो सकता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, चैप्टर 4 जब पढ़ेंगे तो इस तरह के समीकरण पढ़ेंगे, लेकिन ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक मतलब लीनियर, सीधा, जिसमें किसी तरह का कोई रोक टोक ना हो। तो इसमें घात 2 हो गया तो ये रैखिक समीकरण नहीं हो सकता। घात हमेशा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि घात कितना है इसका, सभी समीकरण का कितना घात है? तो घात 1 है। तो पावर कितना होना चाहिए? 1। देखिए इसका भी पावर 1 है, 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 कुछ नहीं मतलब 1 है। तो समीकरण में पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर पावर 1 हो रहा हो मतलब पावर ना 1 हो रहा मतलब कुछ नहीं दिया हो, कुछ नहीं लिखा हो, मतलब 1 ही है वो। इस रैखिक समीकरण को ज्यामितीय ग्राफीय विधि द्वारा हल किया जा सकता है। इस रैखिक समीकरण को क्या कर सकते हैं हम लोग? 2 विधि द्वारा हल कर सकते हैं। एक तो ज्यामितीय रूप में मतलब एक यहाँ दिख रहा है, ज्यामितीय रूप में मतलब हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फिगर बना के द्वारा हम लोग हल कर सकते हैं। फिगर बना सकते हैं, एक चार्ट, ग्राफ कॉपी में हम लोग इसका ग्राफ खींच सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ग्राफ कॉपी का भी होना आवश्यक है आपके पास। तो क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो आप कहेंगे सर ग्राफ कॉपी मेरे पास नहीं है। ऐसा नहीं है, ग्राफ कॉपी आपके पास है। क्लास 9 में जो आप ग्राफ कॉपी लिए होंगे उसमें बहुत सारा पेज बचा होगा, आप उसमें बनाए और उसी में बनाया भी। जब बाद में अगर आपके पास अगर ग्राफ कॉपी लेने की सुविधा हो किसी को तो ले सकते हैं, नहीं तो आप क्लास 9 की कॉपी बचे हुए कॉपी में ग्राफ जरूर बनाएंगे। अगर तब भी नहीं लग रहा है कि नहीं सर तब भी नहीं है
तो क्लास 9 का जो ग्राफ भी बनाए उसको मिटा के बनाइए, लेकिन ग्राफ पेज में ही ग्राफ बनाएंगे, ये ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ तक समझ में आया कि इसे हम लोग ग्राफीय रूप में भी दिखा सकते हैं, ग्राफ कॉपी में हम लोग इसे बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या कहता है पॉइंट? चौथा पॉइंट कह रहा है कि इस समीकरण का रैखिक समीकरण युग्म या युग्म के रूप में हल किया जा सकता है। रैखिक समीकरण युग्म या युग्म के रूप में हल किया जा सकता है, मतलब इसको हम लोग रैखिक समीकरण के रूप में हल कर सकते हैं। इसका मान निकाल सकते हैं, x y का मान निकाल सकते हैं कि x का मान 4 हुआ, y का मान 5 हुआ, इस तरह के मान निकाल सकते हैं। ये समीकरण जब मान निकलते हैं तो इसके रैखिक समीकरण युग्म में अलग अलग तरीके निकलते हैं कि ये समीकरण किस प्रकार के हैं। तो ये समीकरण युग्म संगत या असंगत हो सकते हैं। ये सारे रूल्स जो हैं कि आगे जब पढ़ेंगे हम लोग तब काम आएगा। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये संगत असंगत क्या है तो समझ में आ जाएगा। संगत का मतलब कि वो दोनों जो समीकरण दिया हुआ है वो एक ही कैटेगरी का है, और जो समीकरण दिया हुआ है अलग कैटेगरी का है। इसके लिए कुछ कंडीशन भी हैं, कंडीशन हम लोग आगे नीचे पढ़ेंगे और उसको बनाने का तरीका हम लोग क्वेश्चन में सीखेंगे। फिर दूसरा, दो चर वाले x और y को में दो रैखिक समीकरण के दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। रैखिक समीकरण युग्म किसको कहते हैं? तो दो चर होते हैं हमारे पास, पहला चर x दूसरा चर y, और इसमें दो चर में दो रैखिक समीकरणों के दो चरों में, मतलब जो हमारे पास चर होता है और उसके जो दो चर निकलते हैं, मान जो निकलता है हमारे पास जो, उसे हम लोग रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। जिन दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में कोई हल नहीं होता उसे असंगत युग्म कहते हैं। अगर दो चर हमारे पास दिया हुआ, दो चर हम पहले बता चुके हैं कौन कौन रहेगा, एक x रहेगा एक y रहेगा, अगर इसमें कोई तरह का हल प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब समीकरण खींचे हम लोग, समीकरण लिए हल किए और कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वो असंगत युग्म है। जो युग्म दिया हुआ है वो क्या है? असंगत है, मतलब इसका कोई मान या कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसका संगत नहीं मिल रहा है। कहा भी जाता है संगत से गुणात है, संगत से गुंजात, तो वही है, ये संगत वाला व्यक्ति नहीं है, ये असंगत हो गया, मतलब इसका संगत खराब है क्योंकि ये मान नहीं दे रहा है। सिंपल सा चीज़ है, दुनिया में उसी का वैल्यू है जो परिणाम दे सके, दुनिया में वही या सिंपल सा समाज में वही अपने आप को स्टेबल कर सकता है जो परिणाम दे सके। आप पढ़ रहे हैं तो आपका परिणाम रिजल्ट है, कोई काम कर रहा है तो उसका परिणाम पैसा है, कोई और कुछ काम कर, जिस फील्ड में जो काम कर रहा है वो अपने प्रोडक्ट पे निर्भर करता है कि आप कितना प्रोडक्टिविटी दे पा रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हैं, परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप असंगत कहलाएंगे। उसी तरह जो अगर दो समीकरण दिया हुआ है और वो दो समीकरण परिणाम नहीं दे पा रहा है, यानी वो अपना मान नहीं दे पा रहा है, तो कहेंगे वो संगत है, असंगत है। इसका मानक रूप इस प्रकार है। असंगत कब कहलाएगा वो? अब कहेंगे सर असंगत जबरदस्ती हम कह देंगे, तो असंगत कब कहलाएगा? तो इस प्रकार कहलाएगा कि अगर a1, मान लेते हैं कि दो समीकरण है, a1x प्लस b1y बराबर c1 एक समीकरण है, और a2x प्लस b2y बराबर c2 दूसरा समीकरण है। अगर ये दोनों समीकरण में अगर a1 बटा a2 किए, मान लो a1 की जगह 4 रहता, यहाँ 6 रहता, यहाँ 8 रहता, यहाँ 12 रहता, यहाँ 10 रहता, यहाँ 14 रहता, कुछ भी रहता, तो यहाँ 6 बटा 8 कर देते। a1 बटा a2 किए, b1 बटा b2 किए और c1 बटा c2 किए। अगर a1 और a2 बराबर है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है, मतलब ये तीनों इस प्रकार का समीकरण बना है। समीकरण जब हो हमारे पास तो इस तरह के गुण प्राप्त करता हो कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 बटा c2 हो, तो यह समीकरण असंगत होगा। आगे जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो ये रूल्स काम आएंगे, तो हम उस समय ये नहीं सुनना चाहेंगे कि सर ये तो बताया समझ में नहीं आया, क्या कह रहा है, ये कैसे आ गया। तो कैसे आ गया कि जब हमारे पास दो समीकरण हो, उन दो समीकरणों के अचर पदों को लेंगे और उसके बट्टा को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, और बट्टा को डिवाइड करने से ये हमारे पास आएगा क्या? a1 बटा a2 अचर पद, पहला x का अचर पद, दोनों समीकरण के x के अचर पदों के भाग
दोनों समीकरण के y के अचर पदों का भाग बराबर है, लेकिन उसके तीसरे जो भाग है, जो पूरी तरह अचर पद है, जिसके साथ कोई चर पद नहीं है, वो बराबर नहीं है। इस तरह के अगर हमारे पास कंटेंट मिलेंगे तो हम कहेंगे कि ये समीकरण युग्म असंगत है। आगे बढ़ते हैं। अगर असंगत हो जाएगा तो लिखेंगे कि अगर असंगत हो गया तो इस समीकरण के कोई हल नहीं होगा, मतलब ये समीकरण का x और y का मान नहीं दे पाएगा, वो असंगत हो गया तो। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। जिन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल होता है उसे संगत युग्म कहा जाता है। सिंपल। जो प्रोडक्ट दे पाएगा वो अच्छा लड़का है, जो रिजल्ट दे पाया, जो अच्छा पढ़ पाया, वो अच्छा लड़का है। बहुत ऐसे स्टूडेंट भी मिल जाएंगे आपको जो नहीं पढ़ते हैं और अच्छा रिजल्ट दे जाते हैं, मतलब पढ़ते हुए नहीं दिखेंगे आपको घर तरफ कि पढ़ रहा है, इधर उधर घूमते, लेकिन रिजल्ट टाइम में अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो आप वही व्यक्ति जिसको कुछ दिन के पहले कहा लफंगा हो गया, ख़राब लड़का है, ख़राब स्टूडेंट, नहीं पढ़ता है, कितना पढ़ने बोलते हैं, उसके बाद लोग चर्चा सुनने लगे, हो सकता है घर में पढ़ता होगा, रात को बहुत पढ़ता होगा, नहीं दिखता था, बहुत तेज़ था पढ़ने में, खेलता था, मतलब उसके खराबियों में भी अच्छाइयाँ दिखना शुरू हो जाएगी। तो अगर कोई समीकरण खराब भी है लेकिन वो हल दे रहा है, हल निकल रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है, मान दे रहा है, तो वो संगत युग्म है, संगत कहलाएगा। संगत कब कहेंगे भाई? जिस तरह संगत कब कहेंगे वो हम बताएं, उस तरह संगत कब कहेंगे? तो जब ये समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 लें अगर हम लोग, और a2x प्लस b2y बाई c2 लें अगर दो समीकरण हो, और a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 बटा b2, अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं हो तो समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा। अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 क्या हो? बराबर नहीं हो तो समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा। इस समीकरण का एक और केवल एक हल होगा। इसका मतलब इस समीकरण का केवल एक ही हल निकलेगा। एक ही हल का मतलब x का वैल्यू एक होगा, कुछ एक मतलब एक नहीं, एक न, कुछ भी निकले, मान लो 4 निकलेगा, 4 ही निकलेगा, 4 से फिर कभी 5 नहीं होगा, और y का वैल्यू भी एक होगा। मतलब एक और केवल एक है, मतलब अगर x बराबर 6 निकल गया और y बराबर 7 निकल गया तो हमेशा x बराबर 6 और y बराबर 7 होगा, इसके सिवा मान बदल नहीं सकता है। अगर आपको मन करे कि नहीं दूसरा तरीके से हल करें तो अलग अलग मान आ जाएगा, नहीं, एक और केवल एक ही हल होगा इस समीकरण का, और दूसरा हल संभव नहीं है। कब? जब वो संगत समीकरण हो। संगत समीकरण कब होगा? a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 बटा b2। इन सारे रूल्स को हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आसानी से हम लोग अच्छी तरीके से और समझेंगे। अभी रूल समझ के रखिए, क्वेश्चन जब बताया जाएगा तो रूल को दोहराया नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, यदि कोई दो समीकरणों का मानक रूप a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो, जिस तरह समीकरण वहाँ दिया हुआ था, अगर उन सभी समीकरण में कंडीशन के सर a1 बटा a2 हुआ बराबर b1 बटा b2 हुआ और डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो गया, एक बार हो गया a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो अगर तीनों बराबर हो जाए तो क्या होगा? तो तीनों बराबर हो जाए तो क्या होगा? a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 अगर तीनों आपस में बराबर हो तो इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। मतलब बहुत सारे हल होंगे इसके, और ये समीकरण संपाती होते हैं। मतलब जब ग्राफ में बनाएंगे इसके, इन समीकरणों का ग्राफ बनाएंगे हम लोग, तो ग्राफ एक ही लाइन पे चल जाएगा, चारों बिंदु जो हमारा ग्राफ को आएगा वो एक ही लाइन पे चल जाएगा। और संपाती मतलब दोनों दो रेखाएं एक ही रेखा में सम्मिलित हो जाएगी। आगे हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो इस चीज़ को आसानी से देखेंगे। तो 3 कंडीशन हमारे पास आया है, पहला कंडीशन, तीसरा कंडीशन यहाँ, और फिर पहला कंडीशन ये था और दूसरा कंडीशन हमारा ये था। तो इसे जितने भी कंटेंट हम मतलब ये जो रूल्स रेगुलेशन है ये पहले सही तरीके से अच्छी तरीके से कॉपी में उतारें, समझ के उतारें, फिर जब हम लोग क्वेश्चन बताएं
तो ऐसा ना हो कि आपको रूल ही ना पता हो कि सर ये कैसे बना दे रहे हैं आप, ऐसा तो नहीं होगा। तो पहले रूल आप जान लें सही तरीके से, तब ही आप सही तरीके से समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना कुछ जाने आप पढ़ना शुरू कर दें। अब आता है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या कहता है? ग्राफीय निरूपण। कि ग्राफ में हम लोग कैसे बनाएंगे, फिगर को कैसे समझेंगे कि कौन सा ग्राफ बनेगा, कैसे ग्राफ बनेगा। तो इसमें दो चीज़ पढ़ना है हमको। एक ग्राफीय निरूपण पढ़ना है और एक बीजगणितीय रूप से पढ़ना है। बीजगणितीय रूप से भी पढ़ना है, उसमें 3 रूल पढ़ना है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि विधि, बृजगुणन विधि। तो आगे हम लोग धीरे धीरे जब जैसे जैसे आते रहेगा वैसे वैसे हम लोग पढ़ते रहेंगे। अभी 3.1 और 3.2 में हम लोग को ग्राफीय विधि द्वारा हल करने सीखना है और संगत असंगत निकालने सीखना है। तो हम लोग उसका रूल जान रहे हैं। ग्राफीय विधि द्वारा निरूपण करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले समीकरण के प्रकार के अनुसार उसका ग्राफीय निरूपण संभव है। बोल रहा है कि समीकरण किस प्रकार का है। अगर वो संगत समीकरण है तो उसका ग्राफ बना सकते हैं। अगर वो समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो रहे हैं तभी उसका ग्राफ बना सकते हैं। अगर वो समीकरण असंगत है तो उसका ग्राफ नहीं बना सकते हम लोग। तो लेकिन ग्राफ कैसे बनता है और उसकी क्या घटनाएं हैं, उसे 3 रूप में बांटा जा सकता है। तो पहला क्या संभावना है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। कि समीकरण जब बनेगा तो 3 कंडीशन होगा कि दो जब रेखाएं समीकरण में आएगा तो दोनों रेखाएं क्या करेगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। यह कब होगा? जब वो समीकरण संगत होगा। संगत ऐसे होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर ये समीकरण संगत हो तो हम लोग पहले जांच करेंगे समीकरण संगत है या नहीं। अगर संगत है तो किस प्रकार होगी? तो रेखाएं प्रतिच्छेद करते हुए दिखाई देगी। रेखाएं किस तरह बनेगी? दोनों इस तरह बनेगी। ठीक है। इस प्रकार के समीकरण का एक और केवल एक हल होगा। इस प्रकार के समीकरण का क्या होगा? एक हल होगा। देखिए यहाँ 2 रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है तो यहाँ कर रही है, यहाँ जब कर रही है तो यहाँ तो कुछ मान होगा। जब हम लोग ग्राफ पे बनाएंगे तो ग्राफ पे दिखेगा कि क्या मान है। तो यहाँ एक ही मान निकलेगा, x का एक मान होगा, y का एक मान होगा। तो यहाँ से इधर वाला x का हो जाएगा, इधर वाला जो मान होगा y का हो जाएगा। तो यहाँ से केवल एक और केवल एक मान हमें प्राप्त हो जाएगा। इसे अद्वितीय हल कहते हैं। जब एक मान निकल रहा हो यहाँ जब, तो उसे हम लोग कह सकते हैं अद्वितीय हल। मतलब एक के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। यानी इसमें x तथा y का एक मान निकलता है, निकलते हैं। मतलब इसमें x और y का सिर्फ कितना? एक मान निकलेंगे। एक के सिवाय दूसरा मान इसमें नहीं निकलेगा। एक x का वैल्यू होगा मान लो 4, तो y का वैल्यू हो सकता है 6 हो। x का वैल्यू 10 हो तो y का वैल्यू 12 हो। लेकिन नहीं, 10, 12 और 4, 6 एक ही क्वेश्चन का नहीं होगा। एक क्वेश्चन में अगर 4 आ रहा है और 6 आ रहा है तो हमेशा 4 और 6 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा कंडीशन क्या है? 3 बताए थे हम लोग। तो दूसरा कंडीशन है कि पहला तो प्रतिच्छेद करेगा, ऐसे ऐसे कटेगा। दूसरा क्या कह रहा है? दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद ना करें अर्थात समांतर हो। मतलब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो क्या करेगी भाई? तो समांतर होगी। मतलब जिस तरह पटरी, रेल का पटरी समांतर होता है एक दूसरे का समान दूरी पर, उसी तरह समांतर होगा। समांतर कब होगा? तो कब होगा समांतर? जब वो असंगत होगा। असंगत में बताएं कि a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब असंगत होगा, समांतर जब होगा तो क्या होगा? रेल का पटरी कहीं मिलता है एक दूसरे से? क्या रेल का पटरी पर अगर चलना शुरू करें तो दोनों पटरी कहीं मिलता है? नहीं मिलता है। तो जब नहीं मिलता है तो मान कैसे निकलेगा? तो उसी तरह जब नहीं मिल रहा है वो, तभी तो ट्रेन चल पा रही है। अगर ये रेल का पटरी ऐसे जाता ऐसे मिल जाता तो पता चला ट्रेन इधर पलटी खा गया। लेकिन नहीं मिलता है, इसका मतलब सीधा सा क्या है कि वो समान दूरी में चल रहा है। जितना दूर भी जाएगा कहीं नहीं मिलेगा। जब कहीं नहीं मिलेगा तो उसका मान नहीं निकलेगा। तो दोनों रेखाएं समांतर तब होगी जब वो असंगत होगा। इस प्रकार के समीकरण का कोई हल नहीं होता। हम पहले बता चुके हैं कि जब वो मिलेगा ही नहीं तो हल कहाँ से आएगा। तो इस प्रकार के समीकरण का क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। ग्राफ हमेशा समांतर रेखाओं में गमन करती है। ग्राफ कैसे गमन करती है? इस तरह समांतर रेखा बराबर दूरी पर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर है तो यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी बराबर है। जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक का दूरी बराबर है।
2 कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन भी देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि दोनों रेखाएं संपाती होगी। संपाती होगी का मतलब, संपाती पहली बार सुन रहे होंगे ना वर्ड। संपाती होगी का मतलब कि 2 रेखाएं होगी, ये मान लो एक रेखा है और ये मान लो दूसरी रेखा है, लेकिन दोनों रेखा ऐसे होगी। अगर हम लोग कहें कि इसमें 2 रेखा है तो आप मानेंगे? मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 तीर का निशान है। एक रेखा भी जो गया इसी में है और दूसरा रेखा जो पास किया वो भी इसी में है। पहला रेखा भी यही है और दूसरा रेखा भी यही है, यानी एक ही रेखा पर 2 रेखा हो तो रेखाएं संपाती होती है। यानी केवल एक ही रेखा दिखाई देगी। यदि A1 बटा B1 सॉरी A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो, अगर तीनों बराबर हो। बराबर कब होता है? जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, पीछे कह चुके थे, तो ये रेखाएं संपाती होगी। यानी इसका देखिए, मान लेते हैं, देखते हैं आगे देखते हैं कि फिगर में इस प्रकार के समीकरणों में चारों बिंदुओं का मान एक ही रेखा पर अंकित होगा। मतलब जो 4 बिंदुएं हम लेंगे, 4 ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, मतलब हम 4 लेके चल रहे हैं, क्योंकि 4 से कम में आप रेखा नहीं बना सकते हैं, ग्राफ नहीं बना सकते हैं। तो 4 बिंदुओं का जो मान हमारे पास होगा वो एक ही रेखा पे होगा। देखिए, मान लेते हैं ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C है, ये D है। एक रेखा था AD, एक रेखा था BC, लेकिन चारों पता ही नहीं चल रहा है कि ये AD एक अलग रेखा है। पता चल रहा है कि AD एक अलग रेखा है और BC एक अलग रेखा है? नहीं, लग रहा है तो एक ही रेखा चार, और इस पर 4 बिंदु अंकित है। इस तरह के रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। मतलब जहाँ चाहे वहाँ हल हो सकता है। यहाँ भी एक्स वाई का मान होगा, यहाँ भी एक्स वाई का मान, यहाँ भी एक्स वाई का मान, यहाँ भी एक्स वाई का मान, यहाँ भी, जहाँ चाहें। मतलब ये रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक हल देते हैं हमें। अब इस चैप्टर के मतलब अध्याय 2.1 और 3.1 और 3.2, एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में इतना ही दूर तक पढ़ना है हमको। ये रूल्स काम आएंगे। जो आगे के लिए रूल्स काम आएंगे उसका कुछ भूमिका दे लेते हैं कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना होगा। तो आगे बीजगणितीय हल होगा। ग्राफीय हल के बाद क्या होगा हमारे पास? बीजगणितीय हल होगा। बीजगणितीय हल जिसको हम लोग नॉर्मल तरीके से हल करके एक्स वाई को गुणा करके, जोड़ करके, भागा करके, अलग अलग तरीके से हल करके, हम लोग अलजेब्रिक मेथड द्वारा हल करके हम लोग उसका मान निकाल लेते हैं, एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को बीजगणितीय विधि द्वारा हल करके उससे हल ज्ञात कर सकते हैं। इस अध्याय में हम 3 प्रकार से बीजगणितीय हल सीखेंगे। मतलब बीजगणितीय हल हम लोग करने सीखे थे, जोड़, चर पदों का जोड़, घटाव, गुना, भागा। 8 क्लास में, 9 क्लास में भी सीखे थे हम लोग अलग अलग तरीके से। पिछले क्लास छोटा वाला क्लास में 6, 7 में भी सीखे थे, तो भूले नहीं होंगे। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए नए नए रूल्स के साथ, अलग अलग रूल के साथ बीजगणितीय हल करेंगे। तो 3 विधि द्वारा, पहला विधि प्रतिस्थापन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा और ब्रज गुणन विधि द्वारा हम लोग हल करेंगे। इन विधि को अलग अलग समझेंगे। आगे की कक्षाएं जब क्लास जब होगी, जब फिर से हम रूल बताएंगे, तब समझेंगे इस विधि को अलग अलग। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या बताएं? चैप्टर 3.1 और 3.2 के लिए रूल्स बताएं। रूल्स जो है, जब तक सही तरीके से आप नहीं समझते हैं तब तक आपका क्वेश्चन सही तरीके से नहीं बन पाएगा। तो जो वीडियो में रूल्स बताया गया, इसका कंटेंट, मतलब अगर आपको साफ इस अच्छी तरीके से वीडियो रोक के नहीं लिखने का मन कर रहा है तो वीडियो के नीचे इसका लिंक भी मिल जाएगा। इस पेज, ये पेज जो है वो डाला हुआ रहेगा और उससे भी आप देख के लिख सकते हैं। लेकिन वीडियो देखते रहें, रोक के देखें, समझ के, और फिर उसे अलग से देख के भी लिखें, जैसी आपकी इच्छा हो। फेयर करें समझ के। क्वेश्चन जब बताया जाएगा आगे के वीडियो में, उदाहरण 1, 2 और 3 बताया जाएगा, 3 उदाहरण बताया जाएगा, फिर एक्सरसाइज बताए जाएंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ कि वीडियो को जब अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं। लाइक बटन आपके पास वहाँ ऊपर में है, थंबनेल जैसा। सब्सक्राइब तो आप कर लिए होंगे, क्योंकि देख रहे हैं तो कंफर्म है कि सब्सक्राइब कर लिए हैं। लेकिन कोई और स्टूडेंट जो हो सकता है कोचिंग में ना पढ़ रहा हो, आपके रिलेटिव हो, आपके पहचान में हो, आपके कुछ और तरीके से
वो 9-10 में हो और आपको लगे कि उसे भी पढ़ना चाहिए इस लॉकडाउन में, तो इस वीडियो के बारे में उसे बता सकते हैं और आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि लिंक के माध्यम से, आप व्हाट्सएप के माध्यम से, जिस तरह हम आपके पास भेजें उस तरह आप उसके पास भी भेज के पढ़ने के लिए बोल सकते हैं और सब्सक्राइब करने बोल सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ और जो सबसे ख़राब चीज़ लगा कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे पास पीडीएफ नहीं आया, वो अच्छी बात नहीं है। आप भेजें, हमें पता चलना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं। तो अगर नहीं आएगा पीडीएफ तो फिर क्लासेस नहीं चलाई जाएगी। हम भी नहीं, हमको लगेगा जब पढ़ ही नहीं रहा है कोई तो फिर क्लासेस चलाने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ख़ास तौर पे क्लासेस अपने कोचिंग के बच्चों के लिए शुरू किया गया है और सब लोग फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन कोचिंग के बच्चे जो पढ़ रहे हैं हमारे पास, वो सिलेबस पीछे ना रह जाए, सिलेबस ख़त्म ना, मतलब छूट ना जाए, कुछ चीज़ें ऐसी हो जो ऐसा नहीं कि पढ़े ना और हम लोग एग्ज़ाम दे दें और आगे क्लास में हमें प्रॉब्लम्स हो। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो छूटे वो क्लासेस हो जाए। 21 दिन लॉकडाउन रहा और नहीं खुल पाया, महामारी है तो बहुत दिक्कत है, तो इस कारण से इस चीज़ पर ध्यान रखा जा रहा है। जो अगल बगल स्टूडेंट हो उसे भी बताइए कि क्लास चल रही है, इस तरह देखना है, यहाँ से खोजना है। अगर आपको पता ही है क्योंकि आप देख रहे हैं तो आपको पता ही है, तो अच्छा रहेगा। आपके दोस्त हों या आपके कुछ अगल बगल पड़ोसी हों, क्लास आते हों साथ में, वो भी हो जितना। अगर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़रूरी अभी है कि बहुतों के पास हो सकता है मोबाइल ना हो, कि मेरे घर में मोबाइल नहीं हो, हम कैसे देखें। तो अगर जो जो आप देख रहे हैं वीडियो, अगर आप जिसको आप जानते हो और अगर आपका दोस्त है अच्छा, अगर आपके घर के नज़दीक है तो आप दोनों साथ में मिल के देख सकते हैं और दोनों साथ में मिल के पढ़ सकते हैं, जिस तरह कोचिंग साथ में आते हैं। तो ऐसा भी एक करके आप पढ़ सकते हैं। बांटने से घटता नहीं है, बढ़ता ही है, विद्या है। तो ऐसा जैसे आप पढ़ें, हम यही चाह रहे हैं कि इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाया जाए और पढ़ते रहें और घर में रहें, और सुरक्षित तरीके से रहें, और लेकिन पढ़ें ज़रूर। आगे के वीडियो में हम लोग उदाहरण 1, 2 और 3 बताएंगे। तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। और क्या विशेष, और विशेष कुछ नहीं। जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतना खुशी मिलेगी और हमें और वीडियो, अच्छा तरीके से वीडियो बनाने का मौका मिलेगा। हम सोच रहे थे कि बोर्ड में वीडियो बनाया जाए, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाए लॉकडाउन की वजह से। इस कारण से इस बार पेज में वीडियो, जब आगे के वीडियो बनाने की ज़रूरत होगी, जब लॉकडाउन खुलेगा और लगेगा कि हमें ऑनलाइन क्लास चलानी चाहिए, तो फिर बोर्ड में बताया जाएगा। तो थैंक यू, देखते रहें।